नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में काफी सनसनी फैलाई। ये दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन की झूठी अफवाहों से जुड़ी है। हमारे पास जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पोस्ट से है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और सबसे ज़रूरी उनके परिवार ने जो कहा। तो आज हम इसी मामले को थोड़ा खोल कर देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये अफवाह शुरू कहाँ से हुई, कैसे फैली, ये परिवार का रिएक्शन क्या था और असल में हुआ क्या था। सच क्या है और झूठ क्या, उसे अलग करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि ऐसी गंभीर खबरें किसी के बारे में इतनी तेजी से कैसे फैल जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है धर्मेंद्र जी की सेहत से जुड़ी खबर से। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब जैसा कि हमें पता है वो 89 साल के हैं, तो जाहिर है किसी का भी अस्पताल जाना, खासकर इस उम्र में, थोड़ी चिंता तो पैदा करता ही है। और शायद यहीं से अटकलों का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, ये एक तरह का क्या कहते हैं, एक पैटर्न सा बन गया आजकल। जब भी कोई मशहूर हस्ती जिनकी इतनी बड़ी पहचान है वो अस्पताल जाते हैं ना, तो एक तरह का जानकारी का खालीपन सा आ जाता है, इन्फॉर्मेशन वैक्यूम जिसे कहते हैं। लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हैं वो, और अगर सही जानकारी आधिकारिक जानकारी तुरंत नहीं आती ना, तो फिर उस खाली जगह को भरने के लिए अटकलें आ जाती हैं और कभी कभी दुर्भाग्य से अफवाहें। और आज के डिजिटल ज़माने में तो ये और भी तेज़ हो गया है। हर कोई चाहता है कि खबर सबसे पहले वो दे। हाँ, ये जानकारी का खालीपन वाली बात सही है। तो ये निधन वाली जो भयानक खबर थी, ये फैली कैसे? हमारी जानकारी कहती है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर और शायद कुछ कम जिम्मेदार मीडिया पोर्टल्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि उनका देहांत हो गया। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये बात फैलने लगी। ये सिर्फ एक दो पोस्ट की बात नहीं थी, एकदम लहर की तरह फैल गई। और यही रुककर सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम काम कैसे करता है। गलत जानकारी जो होती है ना, मिस इन्फॉर्मेशन, वो अक्सर थोड़ी सनसनीखेज होती है, उसमें इमोशनल एंगल होता है। तो शायद इसी वजह से वो सच्ची लेकिन सामान्य सी लगने वाली जानकारी से ज़्यादा तेजी से शेयर हो जाती हैं। लोग क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, और इसमें फिर वो एल्गोरिदम भी मदद करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा चल रही है उसे और दिखाते हैं। सच हो या झूठ, इससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें। सनसनी सच्चाई पर भारी पड़ जाती है कई बार। लेकिन इस मामले में एक बात अच्छी हुई कि परिवार बहुत जल्दी सामने आया। उनकी बेटी ईशा देओल, उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत साफ शब्दों में लिखा, एकदम क्लियर किया कि पापा ठीक है, अस्पताल में है, हालत स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सच्ची नहीं बताया, बल्कि जो लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे उन पर गुस्सा भी जाहिर किया। हाँ, और उनका ये कदम ये सिर्फ एक खंडन नहीं था, ये जरूरी था। ये ऐसा था जैसे अफवाहों की बाढ़ के आगे एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो। ऐसी सिचुएशन में परिवार का सामने आकर बोलना, उनका आधिकारिक बयान सबसे ज्यादा वजन रखता है। और ये दिखाता भी है कि उन्होंने सिचुएशन की गंभीरता समझी, जिम्मेदारी ली कि सही बात लोगों तक पहुंचे। और सोचिए परिवार पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ अपने किसी करीबी के स्वास्थ्य की चिंता और दूसरी तरफ ऐसी भयानक अफवाहों से जूझना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ ईशा देओल ही नहीं, उनकी पत्नी हेमा मालिनी जी, जो खुद इतनी बड़ी स्टार है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन अफवाहों को अक्षम्य कहा, अनफॉरगिवेबल और बेहद अपमानजनक, एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल। उनके शब्द अक्षम्य, अपमानजनक, ये सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाते, ये उस गहरी चोट को दिखाते हैं जो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातों से पहुंचती है। जी, इन शब्दों में बहुत वजन है। अक्षम्य जिसे माफी नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक तरह से नैतिक रूप से गलत था। और अपमानजनक, ये सिर्फ धर्मेंद्र जी का अपमान नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का, उनके काम का और जो लाखों लोग उन्हें चाहते हैं उनकी भावनाओं का अपमान था। और उनकी ये प्रतिक्रिया ये भी बताती है कि हाँ, सेलिब्रिटीज पब्लिक फिगर होते हैं, लेकिन उनके जीवन के ऐसे नाजुक मामलों को लेकर अफवाहें उड़ाना कितना गलत है, कितना असंवेदनशील है। इस सख्त प्रतिक्रिया के बाद लगा था कि शायद अब ये अफवाहें रुकेंगी, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आ गया। इसी दौरान सुनने में आया कि गायक उदित नारायण का एक वीडियो वायरल होने लगा, कथित तौर पर। वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे वो धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देते हुए कोई गाना गा रहे हों। और ये वीडियो भी खूब शेयर हुआ।
हाँ भाई, ये मामले को और उलझा देता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जैसा आपने भी कहा कथित तौर पर, कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। ये असली है भी या नहीं, कब का है, किस मौके का है, मतलब इसकी प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। हो सकता है ये बहुत पुराना वीडियो हो, किसी और प्रोग्राम का हो, या जानबूझकर गलत कॉन्टेक्स्ट में चलाया जा रहा हो। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में कॉन्टेक्स्ट तो अक्सर गायब ही हो जाता है ना। एक बार कोई चीज वायरल हो गई तो बस वो अपनी कहानी खुद बना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये घटना दिखाती है कि कैसे एक जो मुख्य अफवाह होती है ना, जैसे यहाँ धर्मेंद्र जी के निधन की अफवाह थी, वो अपने साथ और भी कई छोटी छोटी गलत जानकारियां या बिना पुष्टि वाली चीजों को खींच लाती है। लोग पहली अफवाह पर थोड़ा यकीन करने लगते हैं, तो फिर उससे जुड़ती हर चीज उन्हें सच लगने लगती है। इसे आप एक तरह का इंफॉर्मेशन कैस्केड समझ सकते हैं, मतलब जानकारी का झरना। एक गलत जानकारी दूसरी को खींच लाती है। और इसके नतीजे भी देखने को मिले। इस वीडियो की वजह से बेचारे उदित नारायण जी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। लोगों ने बिना सोचे समझे मान लिया कि या तो उन्होंने भी अफवाह पर यकीन कर लिया या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। काफी आलोचना हुई उनकी। जी, और ये ऑनलाइन मॉब मेंटालिटी, मतलब वो जो भीड़ वाली मानसिकता होती है ना, उसका भी एक उदाहरण है। बिना पूरी बात जाने, बिना संदर्भ समझे लोग तुरंत फैसला सुना देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जो अक्सर नेगेटिव ही होती है। ये दिखाता है कि गलत जानकारी का असर सिर्फ उस पर नहीं होता जिसके बारे में वो है, बल्कि उससे जुड़े हुए या उसमें फंसा दिए गए दूसरे लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो अब अगर हम पूरी बात को समेटें तो मतलब बिल्कुल साफ है, परिवार ने बार बार और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मेंद्र जी जीवित हैं। वो अस्पताल में थे, उनका इलाज चल रहा था और उनकी सेहत में सुधार हो रहा था। उनके निधन की खबर 100% झूठी थी, एक कोरी अफवाह। और इससे अब वो बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है। मतलब किसी सेलिब्रिटी के निधन की झूठी खबर फैलना ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं? क्या ये सिर्फ कुछ शरारती लोगों का काम है, या इसके पीछे कुछ और गहरी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक वजह है? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। क्या लोगों में एक तरह की अजीब सी उत्सुकता होती है ऐसी दुखद खबरें जानने की, या फिर ये जो होड़ मची रहती है ऑनलाइन कि सबसे पहले खबर हम दें, उसका नतीजा है? देखिए, इसमें कई चीजें हो सकती हैं। एक तो जैसा आपने कहा, वो ब्रेकिंग न्यूज वाला कल्चर। कुछ मीडिया आउटलेट्स के लिए या कुछ लोगों के लिए ट्रैफिक या अटेंशन पाने का एक आसान रास्ता लगता होगा, भले ही जानकारी गलत हो। दूसरा, अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो कभी-कभी लोग ऐसी खबरों पर इसलिए भी शायद यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो उनकी किसी पुरानी सोच से मेल खाती है, जैसे किसी की उम्र या सेहत के बारे में उनकी कोई धारणा हो। तीसरा, सोशल मीडिया का जो डिज़ाइन है वो भी ऐसा है कि जो चीज़ें चौंकाने वाली होती हैं या जिनमें इमोशन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फैलती हैं। मतलब शेयर का बटन दबाना बहुत आसान है, रुक कर सोचना या चेक करना उससे कहीं ज़्यादा आसान। बिल्कुल, ये हमारी मीडिया लिटरेसी पर सवाल है। मतलब हम मीडिया को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। क्या हम देखते हैं कि खबर कहाँ से आ रही है, सोर्स भरोसेमंद है या नहीं? क्या हम ये चेक करते हैं कि किसी बड़े जिम्मेदार मीडिया हाउस ने भी यही खबर दी है? क्या हम परिवार या उनके ऑफिशियल सोर्सेज के बयान का इंतजार करते हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछने चाहिए, खासकर जब खबर किसी की जिंदगी या मौत जितनी संवेदनशील हो। और मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी तो खैर और भी ज्यादा है। पत्रकारिता के कुछ उसूल होते हैं भाई, खबर पक्की हो, फैक्ट्स चेक किए गए हो, जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग हो। इस मामले में लगता है कि कुछ जगहों पर इन उसूलों को शायद नजरअंदाज कर दिया गया, वही ट्रैफिक या एक्सक्लूसिव की दौड़ में शायद। हाँ, और ये एक खतरनाक ट्रेंड है। अगर मीडिया ही अपनी विश्वास्यता खो देगा तो फिर सही और गलत जानकारी में फर्क करना आम इंसान के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पूरे समाज में भरोसे को कमजोर करता है। तो इस पूरे मामले से हमने देखा कि कैसे अस्पताल में भर्ती होने की एक खबर जो चिंता की बात थी वो एक भयानक अफवाह में बदल गई। कैसे सोशल मीडिया और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसे फैलाया, फिर कैसे परिवार ने, ईशा देओल जी ने, हेमा मालिनी जी ने बहुत मजबूती से और साफ साफ सच सामने रखा, और कैसे एक बिना पुष्टि वाले वीडियो ने एक और इंसान को, उदित नारायण जी को, बेवजह की ट्रोलिंग का शिकार बना दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि धर्मेंद्र जी स्वस्थ हो रहे हैं और उनके निधन की खबर बिल्कुल गलत थी। जी, ये घटना हमें कई चीजें सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि जानकारी और खासकर गलत जानकारी कितनी तेजी से और कितनी दूर तक फैल सकती है।
ये हमें याद दिलाती है कि इस डिजिटल युग में किसी भी जानकारी का स्रोत जांचना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। और ये हमें ये भी सिखाती है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला नहीं है, ये हम सब के अपने जानकारी लेने और उसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या निधन जैसी बेहद निजी और संवेदनशील जानकारी जब वो पक्की ना हो, अपुष्ट हो, उसका इतनी आसानी से वायरल हो जाना और फिर लोगों का उसे देखना, पढ़ना, शेयर करना, ये हमारे आज के सूचना तंत्र, हमारे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम के बारे में क्या बताता है? क्या हम सिर्फ सूचना लेते हैं या उसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने वाले भी हैं? और जानकारी को वेरीफाई करने की, उसे सत्यापित करने की हमारी अपनी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कितनी है और उसे हम कैसे निभा सकते हैं? जरा सोचिएगा इस पर।